नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की हमारी अभ्यास सीरीज़ के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमारी वीडियो सीरीज़ अभ्यास के नाम से जो मैंने स्टार्ट की है, इसका उद्देश्य है कि हम प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज़ करें। जो भी न्यूज़ में या करंट अफेयर्स में जितने भी प्रश्न जो बन सकते हैं, आज के जो भी न्यूज़पेपर्स थे, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट खबरें आई, वहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक्स बने, तो उन पर से अगर कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकता है तो उस क्वेश्चन को हम पॉसिबल क्वेश्चन को हम फ्रेम करके आप सभी के सामने हिंदी माध्यम में उसको कन्वर्ट करके लेकर आते हैं। इंग्लिश पूरा कंटेंट हिंदी में कन्वर्ट करके, ताकि आप लोग भी जो प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकें और अगर प्रीलिम्स में वहाँ से कोई सवाल आता है तो उसे अच्छे से सॉल्व कर सकें। हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम रोज़ प्रीलिम्स की स्टेप बाय स्टेप तैयारी कर सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, महिला आरक्षण विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। महिला आरक्षण विधेयक जो है अभी चर्चा में है, तो इस पर हमने सवाल बनाया है कि अगर प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो वो कैसा बन सकता है। पहला कथन ये कहता है कि महिलाओं के लिए राज्य विधानसभाओं और संसद की कुल सीटों की 1/3 सीटें आरक्षित करेगा ये विधेयक। उसके अलावा इसे पहली बार 1996 में पेश किया गया था। इसे एक संयुक्त संसदीय समिति, गीता मुखर्जी जिनकी अध्यक्ष थी, उनके पास भेजा गया था। इसे संविधान में 108वां संशोधन विधेयक 2008 के माध्यम से अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से कथन सही है। तो यहाँ पर पहला और दूसरा कथन तो सही है, पर तीसरा कथन गलत है, इसलिए हमारा सही उत्तर हुआ विकल्प ए, केवल 1 और 2। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पे तीसरा जो कथन है वो गलत क्यों है। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। महिला आरक्षण विधेयक जो है वो अभी तक पास हुआ ही नहीं है। ये सिर्फ राज्यसभा में पारित हुआ था, लेकिन लोकसभा में इसमें कभी मतदान ही नहीं किया गया। और जहाँ तक कि आपको ये बात पता होगी कि कोई भी जो बिल होता है या विधेयक होता है वो तब तक पारित नहीं होता है जब तक उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों पारित ना कर दें और उसे जो है राष्ट्रपति की जब तक अनुमति नहीं मिलती है तब तक कोई भी विधेयक पारित नहीं होता है। तो ये जो विधेयक है ये राज्यसभा में पारित हुआ था लेकिन लोकसभा में नहीं हुआ, इसलिए हमारा कथन 3 गलत हो गया। 2008 में भी इसको संसद में 108वें संशोधन विधेयक के रूप में पेश किया गया था और 1996 में पहली बार पेश किया गया था। इसकी जो संयुक्त संसदीय समिति थी जिसमें इसको भेजा गया था, उसकी अध्यक्ष थी गीता मुखर्जी। ये भी आप याद रख लेना, कई बार प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाता है। और ये जो विधेयक है इसका उद्देश्य है कि राज्य विधानसभाएं जितनी भी हैं, हर राज्य की विधानसभा और संसद में, संसद के दोनों जो है सभाओं में महिलाओं को कुल सीटों की 1/3 आरक्षण मिले। यानी अभी जो है पंचायती राज में और हमारी जितनी भी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं वहाँ पर 1/3 आरक्षण है, लेकिन ये आरक्षण जो है संसद में नहीं है और राज्य विधानसभाओं में नहीं है। तो उसी आरक्षण को वहाँ पर लागू करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक को पेश किया गया था। ठीक है, हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में श्रीलंका को अपने आर्थिक संकट से लड़ने के लिए IMF बेल आउट मिलने की कुछ संभावनाएं हैं, ऐसा समाचारों में देखा गया था। तो इसके संदर्भ में हम IMF जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसके उद्देश्य के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि उसके क्या उद्देश्य हैं। पहला यहाँ पे दिया गया है, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, उच्च रोजगार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन देना या उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पे IMF के तीनों ही उद्देश्य हैं, यानी
वित्तीय स्थिरता सुरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना और रोजगार को भी प्रोत्साहित करना। इसलिए हमारा विकल्प डी सही है। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जो है वो 190 सदस्य देशों का एक संगठन है, जिसमें प्रत्येक का IMF के कार्यकारी बोर्ड में वित्तीय महत्व को अनुपात में प्रतिनिधित्व है। यानी किस देश ने कितना अनुपात वहाँ पर होल्ड किया हुआ है, कितना वहाँ पे पैसा दिया गया है, या फिर किस तरीके कितना उसका शेयर है, तो उसी हिसाब से इनका वहाँ पे प्रतिनिधित्व है। यानी अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका ने अगर ज़्यादा पैसा IMF को दे रखा है तो वहाँ पर अमेरिका की जो है प्रतिनिधित्व थोड़ा आगे होगा। इसलिए वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का सबसे शक्तिशाली देशों के पास सबसे अधिक मतदान की शक्ति है। यानी जैसा कि US है, रूस है, चीन है, तो ये जितने भी देश हैं तो इनके पास में जो है मतदान की शक्ति अधिक है, क्योंकि इनका वहाँ पे अनुपात, वित्तीय अनुपात ज़्यादा है। ठीक है, तो अब IMF के उद्देश्यों के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमने पहले प्रश्न में भी देखा था, वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, वित्तीय स्थिरता सुरक्षित करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम बनाना, उच्च रोजगार, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, दुनिया भर में गरीबी को कम करना। ये हमारा विश्व बैंक का भी उद्देश्य है और साथ ही साथ IMF का भी उद्देश्य है। मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, नीतिगत सलाह और विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण, यानी भारत जैसे जो विकासशील देश हैं तो वहाँ पर वित्त पोषण, अगर उनको किसी भी प्रकार की कोई सहायता की ज़रूरत है तो उनकी मदद करना, विनिमय दर स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देना। तो इस प्रकार से हमारा विकल्प डी सही हो गया। हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है वो अभी चर्चा में था, तो हमने इसके बारे में जाना। हमारा अगला प्रश्न है, वित्तीय समावेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वित्तीय समावेशन और उससे जितनी भी संबंधित हमारी योजनाएं हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है अभी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर और सरकार जो है वो खुद अभी वित्तीय समावेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। तो हमारी अर्थव्यवस्था के अंदर इसका बहुत ही बड़ा एक योगदान है। तो इसलिए हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे उठाया है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति और व्यवसायों के पास उपयोगी और किफ़ायती वित्तीय उत्पादों सेवाओं तक पहुँचे जो उनकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। विश्व व्यापार संगठन अत्यधिक गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन को एक प्रमुख प्रवर्तक मानता है। इससे 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 7 के लिए एक प्रवर्तक के रूप में पहचाना गया है। यहाँ पे हमसे पूछा गया कि कौन से कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है? विकल्प दूसरा कथन गलत है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर हुआ केवल 2। पहला और तीसरा सही है और विकल्प कथन 2 गलत है, तो वो हम यहाँ पर जानेंगे कि वो क्यों गलत है। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो वित्तीय समावेशन जो है वो क्या होता है ये हम जानेंगे। इसके अलावा ये कैसे सतत विकास लक्ष्यों में भागीदारी करता है वो भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो वित्तीय समावेशन का अर्थ हमने पहले भी जान लिया था। ठीक है, तो बेसिक जो ज़रूरतें कौन कौन सी है? लेन देन, भुगतान, बचत, ऋण, उन सबको एक जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से पूरा करते हैं। 17 जो सतत विकास लक्ष्य हैं हमारे, उनमें से 7 के लिए वित्तीय समावेशन को एक प्रवर्तक के रूप में पहचाना गया है। G20 दुनिया भर में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और डिजिटल वित्तीय समावेशन के G20 उच्च स्तरीय सिद्धांतों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। तो जो G20 जो हमारा एक ग्रुप है वो भी इसके लिए प्रतिबद्ध है कि वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाया जाए। विश्व बैंक समूह अत्यधिक गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय समावेशन को एक प्रमुख प्रवर्तक मानता है। तो कथन 2 गलत क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ पे विश्व बैंक की जगह विश्व व्यापार संगठन लिखा गया था, जबकि अगर गरीबी की कहीं बात आती है तो वहाँ पर विश्व बैंक का
नाम आना चाहिए, ना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व व्यापार संगठन है उसका व्यापार से नाता है, ना कि गरीबी दूर करने से। तो ऐसे हम थोड़ा सा कॉमन सेंस और एलिमिनेशन टेक्निक से भी उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। ठीक है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में सकल घरेलू उत्पाद में वित्तीय समावेशन को 14% तक की वृद्धि से जोड़ा गया है। ठीक है, हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 4 है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो हमने जब वित्तीय समावेशन के बारे में जाना तो एक उससे संबंधित एक योजना भी हमने यहाँ पर उठा ली कि प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है वित्तीय समावेशन से संबंधित है, तो उससे सवाल भी हमने यहाँ पे फ्रेम किया है। हम उसके बारे में देखते हैं। पहला कथन क्या कहता है, वित्तीय सेवाओं का पहुँच में सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए ये वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है। यानी वित्तीय सेवाएं यानी जो भी हम बैंक सर्विसेज बोल सकते हैं, बैंक वगैरह से जितने भी रिलेटेड हैं, तो उनको सामर्थ्य सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन है। यानी कई बार क्या होता है कि ग्रामीण अंचल के जो लोग होते हैं उनको बैंक तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल होता है, उनके लिए बैंक में खाता खुलवाना भी एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इन सभी मुश्किलों को दूर करने के लिए ये राष्ट्रीय मिशन चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, न्यूनतम कागजी कार्रवाई, आराम से केवाईसी, ई केवाईसी, कैंप मोड में खाता खोलना, शून्य बैलेंस और शून्य शुल्क के साथ बुनियादी बचत जमा खाते खोलना, ये इसके उद्देश्य थे। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि कौन से कथन सही है, तो यहाँ पे हमारे दोनों ही कथन सही है, इसलिए हमारा विकल्प सी सही उत्तर है। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना समावेशन के लिए वित्तीय समावेशन के लिए एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य है वित्तीय सेवाएं अर्थात बैंकिंग, बचत और जमा खाते, प्रेषण, क्रेडिट, बीमा, पेंशन तक पहुंच सुनिश्चित करना। उद्देश्य क्या है, वहनीय कीमत पर वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना, कम लागत और व्यापक पहुंच के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी व्यापक पहुंच बढ़ाने के लिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बैंकिंग को पहुंचाने के लिए, बाकी सब सेवाओं को पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का, प्रौद्योगिकी का यहाँ पे उपयोग किया गया है। ठीक है, इसके मूल सिद्धांत क्या है, बिना बैंक वालों के लिए बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, असुरक्षित को सुरक्षित करना, 2 लाख रुपए के मुफ्त दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ व्यापारी संस्थानों को नकद निकासी और भुगतान के लिए स्वदेशी डेबिट कार्ड जारी करवाना, अनफंडेड को फंडिंग करना, यानी अन्य वित्तीय उत्पाद जैसे माइक्रो बीमा, उपभोग के लिए ओवरड्राफ्ट, माइक्रो पेंशन और माइक्रो क्रेडिट को फंडिंग करना। तो ये सब प्रधानमंत्री जनधन योजना के मूल सिद्धांत हैं। हमारे अगले एमसीक्यू प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। त्रिकोमाली का बंदरगाह निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, मलेशिया, चीन, थाईलैंड और श्रीलंका। तो त्रिकोमाली का बंदरगाह ये जो है, हम इसका सही उत्तर देखें तो वो श्रीलंका है। तो हमने अभी श्रीलंका के बारे में थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि श्रीलंका को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड जो है वो लोन देने वाला है। तो श्रीलंका में भारत का जो रोल है, भारत का जो एक डील चल रही थी, वो त्रिकोमाली का बंदरगाह IOCL के साथ में चल रही थी कि IOCL वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा। तो ये जो त्रिकोमाली का बंदरगाह है वो भारत के संदर्भ में श्रीलंका में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए जो ज्योग्राफी बेस्ड, भूगोल बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसको यहाँ पे फ्रेम किया गया। तो यहाँ पे सही उत्तर है श्रीलंका। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प डी सही है। त्रिकोमाली बंदरगाह श्रीलंका के उत्तरी पूर्व तट पर है। ये त्रिकोमाली खाड़ी में एक प्रायद्वीप पर स्थित है जिसे कोडियार खाड़ी कहा जाता है। त्रिकोमाली भारत के चेन्नई से निकटतम बंदरगाह, यानी हम बात करें तो ये हमारा भारत है, यहाँ पे चेन्नई है, चेन्नई बंदरगाह है। ठीक है, और यहाँ पे श्रीलंका है, तो श्रीलंका में यहाँ पे त्रिकोमाली है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में इतनी दूरी है और ये इस तरीके से त्रिकोमाली बंदरगाह से अगर हम कोई शिप चलाएं तो वो चेन्नई में यहाँ पे पहुँचेगा और इस तरीके से कनेक्टिविटी बनती है। तो यहाँ पर त्रिकोमाली बंदरगाह श्रीलंका में उत्तरी पूर्व तट पर है,
कौन सी खाड़ी में है? कोडियार खाड़ी में, ठीक है। तो यहाँ पे जो खाड़ी है उसका नाम है कोडियार खाड़ी। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक ना एक दो क्वेश्चन तो प्रीलिम्स में आते ही हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डेली करंट अफेयर्स में जो भी लोकेशन जो है वो न्यूज़ में रहती है, तो उसे हम इंक्लूड यहाँ पे करेंगे, ताकि प्रीलिम्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे इस तरीके के सॉल्व हो सकें। आज की हमारी अभ्यास सीरीज़ के प्रश्न यहाँ पर ख़त्म होते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने हिंदी माध्यम के मित्रों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें यूं ही आगे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। इसकी आपको PDF चाहिए तो आप हमारे अतुल IAS एकेडमी टेलीग्राम चैनल से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।